ओके दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पेडागॉजी क्लासेस पे, और जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं DSSB की। तो 2 दिन हमारी क्लास नहीं चली, इसके बीच में मैंने एक रिज़ल्ट निकाला आप लोग के लिए, कुछ मैंने सोचा। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। टीचिंग एग्ज़ाम वो अच्छे से निकालता है जिसकी शादी हो गई है भाई, सीधी बात है। क्यों? वो हर चीज़ देखता रहता है अपने बालक का, हर चीज़ पता है उसको अच्छे से। तो शादी कर लो यार, टीचर बनना है तो बड़ी दिक्कत की बात है। चलिए, ये तो ऐसे ही था। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था और हम लोग शुरू करने वाले थे वंशानुक्रम पर किए गए प्रमुख अध्ययन पे। ठीक है ना। अभी मैंने लगाया DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस सेट्स भी कई देखे। तो उसमें हर पेपर में विधि से, मतलब ये शिक्षण विधि किसकी है और इससे कौन से कौशलों का विकास होता है, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे जाते हैं और मैक्सिमम उड़ के 4-5 जाते हैं। तो मैंने उसके लिए भी आप लोग के लिए तैयार किया है। विधि एक बार हम लोग अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अब विधि पढ़ने के बाद फिर कौन सा सिद्धांत किसने दिया है एक लिस्ट बनाएंगे, उसको भी अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे ताकि कहीं कुछ छूटे ना। एक बार देख लूँ सब कुछ सही है। ओके, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरू करते फिर। यहाँ तक तो हो गया था ना, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ तक हो गया था। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। डगडेल एवं गोडार्ड का अध्ययन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है आइए देखें। इन्होंने क्रमशः जोक और कालीन परिवार पर अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि चरित्र पर वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बस छोटा सा लिख दिया हूँ क्योंकि इतना आपके डीप में पूछा नहीं जाएगा इन्होंने क्या अध्ययन किया, कैसे किया। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि ज्योक और कालीन परिवार पर अध्ययन किसने किया था, तो वो आपके डगडेल साहब हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या निष्कर्ष निकाला, या तो ये पूछ लेगा चरित्र और वंशानुक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चरित्र पर वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव पड़ता है, ये किसने कहा, याद रखिएगा डगडेल और गोडार्ड साहब ने कहा है। गाल्टन का पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, हमेशा रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंट। 977 सफल तथा 977 असफल लोगों पर अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि सफलता पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। इन्होंने इतने सफल और इतने ही असफल अध्ययन किए और तब यह निष्कर्ष निकाला कि भैया सफलता और असफलता पे भी वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देख लेते हैं थॉर्नडाइक साहब का अध्ययन। मूल शक्तियाँ जैसे बुद्धि, ग्रहण शक्ति जैसे मानसिक मूल शक्तियों पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। इन्होंने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोविंसी का अध्ययन। ठीक है, एडवर्ड वंश का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक स्थिति पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ये आपसे पूछा जा चुका है। क्या पूछा? हाँ, एडवर्ड वंश का अध्ययन किसने किया है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। क्वीन वर्ग का अध्ययन, अमेरिका के श्वेत एवं अश्वेत प्रजाति, ये भी आपसे पूछा जा चुका है कि श्वेत एवं अश्वेत प्रजातियों पर किसने अध्ययन किया था। ठीक है, हाँ, तो फिर अमेरिका के श्वेत एवं अश्वेत प्रजाति के बच्चों का अध्ययन किया और हर बार श्वेत बच्चों की बुद्धि लब्धि कम पाई। निष्कर्ष निकाला कि समान वातावरण में आने वाले बुद्धि लंब में अंतर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। मतलब इन्होंने ये कहा, इन्होंने क्या किया, श्वेत और अश्वेत प्रजातियों के बच्चों पे अध्ययन किया और फिर यह निष्कर्ष निकाला कि समान वातावरण में आने वाले बुद्धि लंब में भी वातावरण का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, आइए अब नीचे वातावरण शुरू करते हैं। वातावरण क्या है सभी आप लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग ले लेते हैं एक बार, इसको पढ़ना तो है ही है। ठीक है, मनुष्य के आसपास की निर्जीव वस्तुएं, सभी प्राणी या परिस्थिति जो बालक को प्रभावित करते हैं वो वातावरण कहलाते हैं बालक का। बात करते हैं परिभाषा, इंपॉर्टेंट जो है मैंने लिख लिया है। राज ने क्या कहा है, वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। हाँ जी, वातावरण तो बिल्कुल बाहरी शक्ति है क्योंकि ये हमारे बाह्य कारकों में आती है जो बालक के विकास और वृद्धि को प्रभावित करती है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, वातावरण में सभी, 1 मिनट में और जूम कर लूँ, अब ठीक है। वुडवर्थ साहब ने क्या कहा है, वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जन्म के बाद हमें स्वरूप प्रदान करने में सहायता की है। अब इन्होंने क्या कहा है कि वातावरण में वो सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने हमें स्वरूप प्रदान, मतलब स्वरूप का मतलब आप सिर्फ फिजिकल मत ले लीजिए, मेंटल भी ले लीजिए और इमोशनल भी ले लीजिए। हर चीज़ जिसने भी हमको स्वरूप प्रदान किया है ना, वो इन्होंने कहा है कि वातावरण में आते हैं। ठीक है, अब एनी एंस्टेसी को ले लेते हैं।
वह सब कुछ वातावरण है जो हमें जीन्स के अलावा प्रभावित करता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। भाई जीन्स जो हमें जो जीन से करता है वो तो वंशानुक्रम में आ गया, और वंशानुक्रम छोड़ दिया जाए तो बाकी सब वातावरण कारक ही हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 5 ही डेफिनेशन लिखे, ज़्यादा नहीं लिखा है। अच्छा, मैंने इनको याद करने का तरीका आप लोगों को नहीं बताया ना। चलिए मैं फिर किसी दिन बता दूँगा, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। आइए फिर पी जिसबर्ड ने क्या कहा देख लेते हैं। जो हमें चारों तरफ से घेरे है और जिसका हम पे प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वह वातावरण है। इन्होंने कहा जो हमारी तरफ से एक बालक को चारों तरफ से घेरा हुआ है और जिस पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जिसको वो हम लोग देख सकते हैं, उसका हम लोग वो कर सकते हैं, मतलब आराम से देख के वो मात्रात्मक उसका हम लोग लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये बदला गया, ये बदला गया। इन्होंने ये दिया है इसका डेफिनेशन। और वातावरण के सिद्धांत देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। उत्तम जीविका का सिद्धांत भाई सीधे पूछता है किसका है, तो आप एक तो आज मेरे लैपटॉप को हुआ क्या समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उत्तम जीविका के सिद्धांत किसका है, डार्विन का। इन्होंने अपनी बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसका वो किया है, प्रकाशन किया था। ठीक है, सच में आज कुछ तो अलग हुआ है लैपटॉप में, समझ में नहीं आ रहा है क्या। छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हुआ है शो हुआ है, इसको तो हम लोग बाद में ही देखेंगे। इनकी बुक याद रखिएगा, बुक पूछी जा चुकी है, सीटेट में तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसके अनुसार वातावरण में वही जीव खुद को जीवित रख पाते हैं जो वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। मतलब इन्होंने ये ऐसा कहा है कि भैया देखिए, वातावरण के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा और आपको जीवित रहना है। तो जैसे एग्जांपल भी आया था जिराफ का, और जिराफ की गर्दन उस समय लंबी नहीं होती तो शायद उनकी स्पीसीज खत्म हो जाती। आज उनकी गर्दन लंबी हुई, जिसकी वजह से वो पेड़ों के पत्ते खाना शुरू किए और जिसकी वजह से आज वो जीवित हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वातावरण के साथ अनुकूलन किया, मतलब जीना सीख लिया उसके साथ। अब आप वातावरण को तो बदल नहीं सकते हो, तो उसके हिसाब आपको ढलना पड़ेगा। ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी। कब की है अगर ये पूछता है तो 1869। ठीक है, ये जो अपना इन्होंने सिद्धांत दिया है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है। ये डार्विन एक प्रकृतवादी थे, ये भी पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है। अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, अब इन्होंने क्या कहा देखिए, वंशानुक्रम में उन्हीं गुणों के प्राप्ति होती है जो वातावरण द्वारा सीखे या अर्जित किए गए हैं। फिर से एक बार, वंशानुक्रम में उन्हीं गुणों की प्राप्ति होती है जो वातावरण द्वारा सीखे या अर्जित किए गए हैं। अर्थात जीन्स के गुण जो अगली पीढ़ी में प्राप्त होते हैं वह वातावरण द्वारा ही अर्जित होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो देखिए आपको जिराफ से एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग समझ जाओगे आराम से। पहले जिराफ की गर्दन इतनी लंबी हुआ नहीं करती थी, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे वातावरण से जब उन्होंने खुद को चेंज किया तो उनकी गर्दन लंबी हुई, तो वो जो जीन्स था फिर अगली पीढ़ी को डिलीवर किया गया, अगली पीढ़ी को वही चीज़ प्राप्त हुआ। मतलब वातावरण की ही देन है कि उनकी जो गर्दन है वो लंबी हुई। ठीक है, इन्होंने यही कहा है कि बहुत गहरा संबंध है वातावरण और वंशानुक्रम में। ये किसका है, लैमार्क ने ये नियम दिया है, ये भी याद रखिएगा। यूरी ब्रोफेन बैनर का पारिस्थितिक सिद्धांत, इन्होंने 6 लेवल बताए हैं, आइए देख लेते हैं। पहला, व्यक्ति, उम्र, इसमें इन्होंने क्या क्या रखा है, व्यक्ति में उम्र, व्यक्ति और लिंग रखा है। लघुमंडल में माता पिता, स्कूल और सहपाठी रखा है। मध्यमंडल में लघुमंडल वाले जब आपस में अंतःक्रिया करते हैं, मतलब आपकी जैसे पीटीएम हो गई, आपके दोस्त लोग कभी आपके घर आते हैं तो जब भी वो करते हैं तो ये मध्यमंडल में आते हैं। वायुमंडल में जिनसे बालक जुड़े नहीं फिर भी उन बालकों पर उनका प्रभाव पड़ता है, मीडिया की बात आप कर लीजिए। ठीक है, बृहद मंडल, वो सभी, ओके ठीक है, ये अच्छा मैंने लिखा भी है, वायुमंडल में कानून, संचार और मीडिया, कोई बात नहीं, ये मैंने भी नहीं देखा था। ठीक है, बृहद मंडल में वो तत्व जो पूरी मानवता पर प्रभाव डालते हैं, मतलब कोई भी नियम ले लीजिए, सभ्यता एंड संस्कृति, देखिए एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है। वायुमंडल में आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कानून, संचार और मीडिया। और लास्ट है क्रोनोमंडल, वो सभी तत्व जो बालक के संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालते हैं, जैसे माता पिता का तलाक हो गया। इन्होंने ये 6 फैक्ट बताए हैं जो बालकों पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है ना, ये बालकों पे इफेक्ट डालते हैं, वो 6 इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे। इसमें भी कुछ पूछा गया था, क्या पूछा गया था, 1 मिनट, क्रोनोमंडल पूछा जा चुका है इसमें से। ठीक है, अब ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने आपके, वातावरण यहाँ पे ख़त्म है। इनके क्वेश्चंस अगले संडे को आपको मिलेंगे। यहाँ पे आइए, शिक्षण विधियाँ, आपको सही से आज
जो जो पॉइंट्स मैं जहाँ जहाँ पे बनेगा कि नहीं यहाँ पे बन सकता है याद कराने के लिए, मैं याद करा दूंगा। और फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे ये जो विधियाँ हैं इससे क्या होता है, इनका शिक्षण में कैसे उपयोग होता है। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि की बात कर लेते हैं तो मारिया मॉन्टेसरी भाई साहब, बिल्कुल ये तो आपको याद ही रहेगा। किंडरगार्टन की बात कर लेते हैं तो फ्रोबेल, अब फ्रोबेल इनके जनक है। ठीक है, ये जनक, इस साइड जनक है। कम ऑन, हाँ, तो ये कैसे याद होगा, फ्रोबेल कैसे याद होंगे। किंडरगार्टन जैसे कि आप जानते हैं छोटे बच्चों का स्कूल है, किंडरगार्टन छोटे बच्चों का स्कूल है। तो ठीक है, ले लेते हैं किंडरगार्टन कैसे याद होगा आप लोग को। जब बेल बजती है तब किंडर जो है गार्डन में जाते हैं, समझ रहे हैं आप। जब बेल बजती है स्कूलों में, जब बेल बजती है, ठीक है, तभी जो बच्चे रहते हैं वो गार्डन में जा सकते हैं। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं किंडरगार्टन के जो जनक है वो फ्रोबेल है। अब खेल विधि कैसे याद होगा, हेनरी कोल्डवेल कुक। अब ये खेल विधि है तो हेनरी जो है वो कोल्डवेल में खेलता है, कनेक्शन बन रहा है ना। हेनरी जो है कोल्डवेल में खेलता है, तो खेल विधि के कौन जनक हुए, ये हुए। ठीक है, डाल्टन विधि की बात कर लेते तो हेलन, मैंने इसको क्या सोचा था, 1 मिनट बता रहा हूँ आपको। डाल्टन, चलिए ठीक है, इसको जो मैंने सोचा था अगर आप लोग याद कर सकते हैं वैसे तो सुन लीजिए। हेलन से आए हेल। अब हेल की बात करें तो हेल में क्या होता है, टनों के हिसाब से लोग डाले जाते हैं। क्यों, क्योंकि आजकल पापी तो वैसे भी बहुत आ गए हैं। मैंने इसको ऐसे याद किया, अगर आप लोग एक बार फिर से मैं सुना देता हूँ। देखो, हेल में जो है टनों के हिसाब से लोग डाले जाते हैं क्योंकि पाप बहुत करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो तो याद कर लेना। अब बात करते हैं पर्यटन विधि की बात करते हैं। ठीक है, पेस्टोलॉजी साहब। अब पेस्टोलॉजी आपको कैसे याद होंगे, पर्यटन में क्या होता है, जब आपको कहीं पहले घूमने जाना होता है तो आप उसकी वहाँ की फ़ोटोज़ देखते हो। ठीक है, फ़ोटोज़ देखते हो, एकदम अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ में क्या होता है, जहाँ आपको पर्यटन करना है वहाँ की फ़ोटो एकदम पेस्ट होती है। ठीक है ना, पेस्ट से आए पेस्टोलॉजी साहब, याद रहेगा। खोज की बात कर लेते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, हर जगह पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, आगे मैं बताता हूँ कैसे। प्रोजेक्ट विधि ले लेते हैं, विलियम हेनरी। हाँ, तो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात याद कर लेना। प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक। अब ये कैसे याद होगा, प्रोजेक्ट लेते हैं। ये देख रहे हैं आज ये हाल है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, चलो जो भी है अब तो ठीक ही, अच्छा ही लग रहा है। हाँ, तो प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं तो पी से प्रोजेक्ट और पी से पबजी। तो पबजी का प्रोजेक्ट क्या है, किल करना, यहाँ से आया आपका ना किलपैट्रिक। तो पबजी का प्रोजेक्ट है किल करना, भूलेगा नहीं, अब पबजी खेल दे होगे कभी जीवन में तो। वैज्ञानिक विधि, गुडवार स्टेटस। अब ये कैसे स्टेटस, अब ये कैसे याद होगा, वैज्ञानिक का स्टेटस होता है जो कि गुड होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि के कौन है, स्टेटस जिनका गुड है। समस्या समाधान विधि, सुकरात के 2 हो गए, दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण विधि, रॉबर्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारी बुक में रॉबर्ट है और जो गूगल बता रहा है कीथ एचिसन। आप लोग भी कीथ एचिसन ही याद रखिएगा क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें रॉबर्ट ऑप्शन में नहीं थे, तो आप लोग कीथ एचिसन भी याद रखिएगा और रॉबर्ट भी याद रखिएगा। मूल्यांकन विधि, जे.एम. राइस ने किया है। अब ये कैसे याद होगा, मूल्यांकन एम आया तो जे ने मूल्यांकन किया राइस का, मूल्यांकन विधि में क्या हुआ, जे ने मूल्यांकन किया राइस का, ये एम है। इकाई उपागम की बात कर लेते हैं, H.C. मॉरिसन। अब H.C. मॉरिसन आपको कैसे याद होगा, मॉरिसन कोई बॉलर है, उससे रिलेटेड मैं कुछ बना रहा था लेकिन मैं उसके बारे में पढ़ा ही नहीं इसलिए मुझे याद नहीं, आप देख लीजिएगा, कुछ मुझे आता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। 1956 में इन्होंने पहली बार इकाई उपागम का वो किया था, अपनी बुक में प्रकाशित किया था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इधर भी लिख लिया है। वेनेटिका विधि की बात कर लेते हैं तो कार्ल्टन बासबर्न है वेनेटिका। 1 मिनट, अब इसको भी देख ही लेते हैं। वेनेटिका कार्ल्टन बासबर्न, चलिए ये भी मैं बता दूंगा, ऐसे ये पूछा नहीं गया है, गलत टाइम पे कॉल। 1 मिनट, फिर मेरे को चेक कर लेने दीजिए, सब सही है, बिल्कुल सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं ड्रेकाली शिक्षण विधि। तो ये तो आप लोग को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ड्रेकाली से आए ड्रेकाली ही। ब्रेल पद्धति बहुत बार पूछा जा चुका है, लुइस ब्रेल है। अब इसको आप याद रखिएगा बिल्कुल क्योंकि ब्रेल सरनेम के साथ बहुत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं पे
प्रक्रिया विधि की बात कर लेते हैं तो कमेनियस है, प्रक्रिया कमेनियस, यस, ठीक है। चलिए इसको भी देख लीजिएगा। बेसिक शिक्षा पद्धति बिल्कुल आपसे पूछा जा चुका है, सुपर टेट में ही है, महात्मा गांधी हैं, ठीक है। समाज मिति विधि एल मोरेनो, ऐसे ऐसे नाम कहाँ सोच लेते हैं कि कोई ऑप्शन भी ना बने। हाँ, अब आगमन विधि मैं आपको याद करा सकता हूँ, कैसे याद होगा। देखिए आगमन विधि में क्या होता है, आपके घर में कोई आपका मनचाहा मेहमान आ जाए तो आप कहते हैं नहीं अरे 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 आइए, तो अरे से बने अरस्तु, और आगमन तो है ही है, आइए भैया, है नहीं। निगमन विधि प्लेटू, निगमन मेरा एक फ्रेंड है, मैंने इसको ऐसे याद किया है, मेरा एक फ्रेंड है निगम, ठीक है ना। प्लेटू हमेशा लेटा ही रहता है, थोड़ा मोटा है, लेटा ही रहता है, तो ऐसे आप भी कोई अपने फ्रेंड को कनेक्ट करके याद कर सकते हो, तो मेरी फ्रेंड को कनेक्ट कर लो। हर्बर्ट विधि ले लेते हैं, तो हर्बर्ट साहब है, भूलेगा नहीं। वुडवर्थ इंपॉर्टेंट ये है। प्रश्नावली विधि, अब देखिए जैसा कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात है और प्रश्नावली विधि वुडवर्थ हैं। यही ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा के पूछता है, 1 नंबर आपका ले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। संवाद विधि प्लेटो साहब हैं, ये भी भूलिएगा नहीं। प्लेटो साहब ने तो अपना टोटल जितना भी लिखा था ना, सब में यही संवाद विधि को रिलेट किया था। जितनी भी बुक्स लिखी, जितने भी सिद्धांत लिखे, सब में इस वर्ड को उन्होंने प्रयोग किया, संवाद विधि का, ठीक है। तो अगर प्लेटो आए तो संवाद विधि इंपॉर्टेंट है उनके लिए। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन विधि BF स्किनर है। अब बाहर से लड़कियों को कौन कोई आदेश दे सकता है, आदेश ले लीजिए आप, बाहर से लड़कियों को कौन आदेश दे सकता है, भैया BF ही है। बाकी तो घर में तो किसी की सुनती नहीं है वो, हाँ हमारी भी कौन सी सुनती है। आगे चलिए आइए। साखी अवक्रमित अनुदेशन विधि नॉर्मन ए क्राउंडर, ठीक है, या आंतरिक अनुदेशन विधि, ये दोनों ये विधियाँ, ये दोनों याद रखिएगा, इसको अपने हिसाब से कुछ बना लीजिएगा आप लोग। अवरोही अवक्रमित अनुदेशन थॉमस F गिलबर्ट, ठीक है। बॉटिविया विधि की बात कर लेते हैं तो जॉन कैनेडी हैं। और ओविड विधि की बात कर लेते हैं तो प्रोफेसर ड्रैकाली है। प्रोफेसर ड्रैकाली का भी 2 हो गया। अब आइए पढ़ लेते हैं सारी विधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मॉन्टेसरी विधि अगर आपसे पूछे कितनी उम्र के बालकों के लिए सही है, तो 2.5 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। इसका जो विकास है वो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो अगर आपसे से पूछता है 4 ऑप्शन दे के कि किस विधि या तो किस पद्धति का जो है विकास 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, क्योंकि हर कितनी तो बहुत पुरानी विधियां हैं, ठीक है। सेन लोरेंजो 6 जून 1906 इस पद्धति में चलाया जाने वाला पहला स्कूल था ये, इसलिए मैंने लिख लिया कि मान लीजिए आपसे पूछ ले। उद्देश्य क्या था इसका देख लेते हैं आइए। बालक के नर्सिंग विकास एवं सर्वगीण विकास, मतलब बालक का इसमें कुल मिला के टोटल विकास। देखिए क्या था आपको बताता हूँ मैं, आइए 1 मिनट, इनकी थोड़ी बहुत मैं कहानी सुना देता हूँ। मारिया मोंटेसरी ये थी एक चिकित्सक, ठीक है ना, एक चिकित्सक थी, तो इनका ध्यान समाज के उस वर्ग पे पड़ा जिस पे कोई ध्यान नहीं देता था, या तो उसको भगवान का अभिशाप मानते थे लोग। जो आपके स्पेशली चैलेंज लोग होते हैं ना, उनकी ओर इनका ध्यान पड़ा। उस समय इनको समाज में उनको बिल्कुल धुतकारा जाता था, कोई उन पर ध्यान ही नहीं देता था। तो इन्होंने कहा यार ऐसा थोड़ी नहीं है, अगर इनको भी सिखाया जाए या तो पढ़ाया जाए तो ये कम से कम अपना जीवन यापन तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको लेके बहुत बड़ा वो लिया। फ्रोबेल महोदय ने इनकी तो बहुत तारीफ की इसको लेके, क्योंकि वो भी इसी के लिए ही काम कर रहे थे। तो इन्होंने और क्या किया आगे देख लेते हैं। पाठ्यक्रम को 4 विभाग में विभाजित किया गया। स्पेशली चैलेंज थे उन्हीं के लिए ही इन्होंने ये सब शुरू किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 4 जो भी स्पेशल चैलेंज है उसको 4 भागों में विभाजित किया उसका पाठ्यक्रम। पहले क्या किया, पहले उनको कर्मेंद्रियों का शिक्षण दिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, व्यवहारिक जीवन की क्रियाएं जैसे पानी उड़ेलना, कुर्सी उठाना, बटन खोलना, मतलब ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिसको करके बस वो अपना जीवन व्यापक कर सके आराम से, उसको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो कर्मेंद्रिया का क्या हुआ कि जैसे वो क्या करे, अपने कामों को कर ले, ठीक है। छोटे छोटे जो काम हैं उनको कर ले। जैसे इसमें और क्या था, बालक जो है अपनी गति नियंत्रण कर सके, मांसपेशियों का संचालन कर सके तथा संतुलन सिखाया जा सके। अब जैसे देख रहे हो मतलब कर्मों पे जो है ये टोटल कर रहे हैं, कर्मों पे अनुशासन लाने के लिए, तो कर्मों को कंट्रोल करने के लिए जो आप काम करेंगे उसको कैसे कंट्रोल करें, या तो कैसे उनको सिखाया जाए कि नहीं ये काम ऐसे किया जाता है, ठीक है। ये कर्मेंद्रियों के अंदर था। अब बात कर लेते हैं ज्ञानेंद्रियों की।
ज्ञानेंद्रियों, जैसे ज्ञान से ही आपका माइंड पे आ जाता है, कर्मेंद्रियों से आपको लगता है कि आपका ये शारीरिक विकास से है, अब ये आपके माइंड का है। स्वयं भूल का नियंत्रण या सुधार जैसी शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया गया इसमें। इससे बालक की ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है, कुशाग्र तथा आत्म संबंधी ज्ञान प्राप्ति में सहायक हुआ। अब एक मिनट, इनकी एक और मैंने एग्जाम्पल अच्छा सोचा था, चलिए देखते हैं आगे इसको लोग। फिर भाषा शिक्षण की बात की कि जब उसका कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाए, वो इतना कुछ करने लगे कि अपनी छोटे मोटे काम करने लगे खुद से, ठीक है, और चीज़ों को याद रखने लगे वो, तब उसके भाषा का विकास करना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ने से पूर्व या साथ साथ लिखने की क्षमता शिक्षा आती जाती है, जिसके लिए रेगमाल लकड़ी के कटे फटे अक्षरों का प्रयोग किया गया। अब ये याद रखिएगा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया है, ऐसे ही शब्द आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं गणित शिक्षण की। अब उन्होंने कहा जब भाषा शिक्षण हो जाए तो उसको गणित शिक्षण सिखाया जाए। अब गणित शिक्षण का मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसको पूरे सिद्धांत समझा दिए जाएं। अब एक मिनट, कुछ तो हिला, फिर भी सही है। अंक सीढ़ियाँ, मतलब अंक, थोड़े बहुत अंकों का ज्ञान हो जाए, सीढ़ियों का ज्ञान हो जाए, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। नंबर कार्ड्स का इसमें उपयोग किया गया, मोतियों के समान का प्रयोग किया गया, ठीक है। बालकों में गिनती, सरल अंकगणित, भिन्न दशमलव, रेखीय गणित का ज्ञान दिया जाए। इन्होंने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, बस इतना किया गया कि बालक को जो पैसे मिले उस पैसे को वो हिसाब रख सके थोड़ा बहुत, और अपने जीवन यापन में उसको जितनी भी जिंदगी उसको भगवान ने दी है उतना वो जी सके, ठीक है। उस टाइम इतना भी सोचना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम तो इन लोग को भगवान का भी शाप ही माना जाता, लोग कभी ध्यान नहीं देते थे, मारते पीटते अलग से थे। अब बात कर लेते हैं किंडरगार्टन विधि की। मैं यहाँ पे आप लोग को ये नहीं बताने वाला कि इसको किसने बनाई, ये मैं आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, वो आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पे आइए, फिर बालक को पहली बार नियमित रूप से खेलने और अन्य बालकों के एक समूह में बातचीत करने का मौका मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, पहली बार नियमित रूप से खेलने और अन्य बालकों के एक समूह में बातचीत करने का मौका जो मिलता है वो किंडरगार्टन में, इसी एज में मिलता है, ठीक है ना। यह बालक अपने स्तर का गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब गणितीय का मतलब क्या हुआ, छोटे मोटे गिनती जो है वो लोग सीख जाते हैं। किंडरगार्टन अगर अपने स्कूल्स देखे होंगे तो उसमें टेबल्स पे या तो बोर्ड पे हर जगह कहीं ना कहीं दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा ही रहता है, 1 2 3 4 ऐसी चीज़ें लिखी रहती है। वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब यहाँ पे ये है कि खोज विधि। अब वो लोग खेलते हैं, एकदम स्वतंत्र रूप से करते हैं, तो वो नए नए खेलों का भी और खोज करेंगे ना, नए नए अपने हिसाब से जो खेलेंगे, कुछ नई एक्टिविटीज़ भी करेंगे, तो वो बालक को वैज्ञानिक ही बनाता है, ठीक है। साथ ही संगीत, कला और सामाजिक व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। अभी ये देख लीजिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। एक तो क्या हुआ है, मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ। यह विधि 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है। इस विधि में 20 उपहारों का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब इसमें यह है कि जैसे बालक कोई अच्छा काम करता है, या तो कुछ जैसे गणितीय है या तो वैज्ञानिक है, तो कुछ ऐसा करता है, संगीत अगर लोगों को पसंद आता है, वहाँ पे जो पढ़ाने वाले रहते हैं तो देखने वाले रहते हैं, पढ़ाएंगे क्या उस उम्र में, जो देखने वाले रहते हैं तो वो उपहारों का प्रयोग करते हैं इसे, ताकि वो लोग और मोटिवेट हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डाल्टन योजना की। 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था के बालकों के लिए है, ठीक है। इसमें 2 सिद्धांत हैं। विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समय सारणी को कठोर बंधनों को नष्ट करके बच्चों को स्वतंत्र पूर्वक काम करने की सुविधा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या था। बात ये है 1913 की, ठीक है, 1913 की ही बात है। उस समय टोटल जो एजुकेशनल सिस्टम चलता था वो हमारे टीचर्स को लेके बनाया रखता था, ठीक है ना भाई। आपको एक क्लास में डाल दिया गया, और उस समय क्लास में भी इतना ये नहीं कि सब चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता। एक क्लास में डाल दिया गया जहाँ पे ज़्यादा रोशनी भी नहीं है, हर चीज़ की दिक्कत है। आपको वहाँ टीचर आएगा, कोई चीज़ नहीं, बस आपको बोलेगा और आपको वो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अगर आप उसकी क्लास में चीज़ें पूरी नहीं करोगे तो आपको अच्छे खासे दंड दिए जाते थे। और यकीन नहीं करेंगे, मैंने पढ़ा ये चीज़ कि उस लोहे की मोटी सकरी जो में बांध के दंड दिए जाते थे, ये मैंने ऐसा जब पढ़ा तो मैं कहा ओ भाई ठीक है, ऐसा था कहानी। तो फिर यहाँ पे ये हुआ, तो इसीलिए ये फिर आउटकम आया उसका। विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटे और समय सारणी के कठोर बंधन को नष्ट करके बच्चों को स्वतंत्र पूर्वक काम करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतलब स्वतंत्र पूर्वक काम, मतलब स्वतंत्र पूर्वक वो जो जिस विषय में पढ़ना चाहे, या तो जो भी काम करना, एक्टिविटी करना चाहे, खेलना चाहे, संगीत में जाना चाहे, वो कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उस विषय को जितनी देर चाहे पढ़ सकता है। अध्ययन करके इसे डाल्टन योजना या डाल्टन
प्रयोगशाला योजना भी कहते हैं, ये इसके उपनाम है। कहाँ जा रहे हो, एक बार फिर से कर देता हूँ, उपनाम याद रखिएगा। आइए फिर पर्यटन विधि या तो भ्रमण विधि देख लेते हैं। सर्वाधिक लाभ छोटे बच्चों को, सीधे पूछेगा सबसे ज़्यादा लाभ किसके लिए है, तो सर्वाधिक लाभ छोटे बच्चों के लिए है। या पर्यावरण अध्ययन को की निरस्ता को दूर करके उसे सरस और आकर्षित बनाता है। अगर आपसे पूछे पर्यावरण विधि, पर्यावरण अध्ययन में क्या फ़ायदा करता है, तो वो निरस्ता को दूर करता है और उसे सरल एवं आकर्षित बनाता है। कोई बात नहीं, मत हो भाई। अब देखिए, भ्रमण लिखना था तो भ्रमण लिख दिया, कोई बात नहीं। भ्रमण के द्वारा बालकों में सामान्य बुद्धि का विकास होता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इससे बालक सामाजिक वातावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। अब बालक कहीं घूमने जाएगा तो वो वहाँ चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान पाएगा, मतलब सामने से देख के हर चीज़ को वो समझेगा अच्छे से, ठीक है। छात्रों को सामाजिक संस्थाओं का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। व्यवहारिक ज्ञान मतलब ये हुआ कि जैसे आप टीचर्स के साथ आप बाहर जाओगे तो वहाँ जो उनका बिहेवियर होगा वो हमारे स्कूल से तो डिफरेंट होगा ही, ठीक है। तो जो हमारे संस्था के लोग हैं उनसे भी हमारा सामाजिक व्यवहार जो है बढ़ेगा। अब देखिए, ये कहाँ गए, इसमें अब क्या क्या होता है, छात्रों की निरीक्षण शक्ति बढ़ती है, बिल्कुल। अब वो छोटी छोटी चीज़ों का अवलोकन करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, पूछेंगे, तो निरीक्षण शक्ति तो बढ़ेगी। या विधि जिज्ञासा को तृप्त करती है। अगर आपको जानने की इच्छा है, आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और अगर आपके अंदर बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, आपको देखने की इच्छा करेगी। सबसे अच्छी बड़ी बात, आपको देखने खुद इच्छा करेगी, तो ये तो एक जिज्ञासा ही है। अगर आप वहाँ पे घूमोगे, वहाँ देख के हर चीज़ पढ़ोगे, तो वो आपकी जो जिज्ञासा उसको तृप्त करेगी, डेफिनेटली करेगी। भूगोल के प्रति आकर्षक, अब क्या होता है, आपको पढ़ाया जाता है, जब कोई भी चीज़ पढ़ाया गया, मान लीजिए आपको इलाहाबाद का अकबर का किला पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ें आपको वहाँ जाके पढ़ाया जाए ना, तो आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे समझोगे। इसलिए अब भूगोल में यही सब तो पढ़ाया जाता है, तो भूगोल के प्रति आकर्षण बढ़ाता ही है। यह विधि कक्षा कार्य का पूरक है, क्योंकि चीज़ों को वो सामने से देखकर अच्छे से सीखते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन सी विधि कक्षा कार्य के लिए पूरक होती है, तो वो आपका पर्यटन विधि है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, इस विधि में बालकों में अवलोकन, कल्पना, तर्क, टिप्पणी एवं निरीक्षण कौशलों का विकास होता है। सीधे सीधे ऐसे ही पूछता है कि इस विधि से क्या होता है, या तो किस कौशल का विकास होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से लिख दिया। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, अगर ऐसे पूछेंगे कि कौन से कौशल का विकास होता है, तो आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। खोज विधि की बात कर लेते हैं, तो खोज विधि जैसा कि जानते हैं हम लोग, ह्यूरिस्टिक सबसे बना है, जो कि आया है ग्रीक भाषा ह्यूरिस्को से, और ह्यूरिस्को का मतलब आई फाइंड आउट। ये मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, याद है मुझे इसलिए मैंने बता दिया। जो खोज विधि मतलब इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक वर्ड जो है ये इंग्लिश का है, लेकिन ये आया है ग्रीक भाषा ह्यूरिस्को से, और जिसका मतलब है आई फाइंड आउट, ठीक है ना। इस विधि का आधार है आगमन विधि। खेल विधि का जो आधार है आगमन विधि। क्यों आगमन विधि को, कोई चीज़ हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग सिद्धांत की तरफ जाते हैं, और यहाँ भी हम लोग जो खेल विधि है इसमें भी हम लोग विस्तार से चीज़ों को पढ़ते हैं, करके सीखते हैं, जो कि आगमन विधि भी होता है। इसके अंतर्गत बालक स्वयं तत्वों का अवलोकन, अध्ययन तथा परीक्षण करके निष्कर्ष तक पहुँचता है। बिल्कुल, इसमें खोज विधि में क्या होता है, कोई भी चीज़ रहेगा तो उसका बालक खुद ही अवलोकन करेगा, निरीक्षण करेगा, अध्ययन करके उसका परीक्षण करता है और अच्छे से निष्कर्ष निकालता है, ठीक है। अनुसंधात्मक दृष्टिकोण के विकास से सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। पूछा जा सकता है आपसे, बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैंने रेड लिख, वैसे उसको मैंने हाईलाइट पहले ही किया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, याद रखिए, खोज विधि। निरीक्षण परीक्षण सिद्धांत पर आधारित है। निरीक्षण परीक्षण मतलब आप लोग पहले निरीक्षण करोगे, और निरीक्षण करने के बाद फिर जो आप लोग को पता चलेगा, जो आप लोग फैक्ट्स इकट्ठा करोगे, उसको आप लोग अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तभी आप जाके कुछ नया खोज पाओगे। उच्च कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी, बिल्कुल। अब इसके 5 स्टेज बताए गए हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। पहले समस्या की उपस्थिति, आप कुछ भी खोजने जा रहे हो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए नहीं क्या खोजना है, समस्या क्या। जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है आजकल ट्रैफिक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, उड़ने वाली कार वैसे भी आजकल चल रही है ट्रेंडिंग में, तो भैया हमको ट्रैफिक से बचना है, अब हमको उड़ने वाली कार बनानी है, तो आप तत्वों का खोज करोगे। अब ये आपसे सब पूछा गया, संग्रहण, ठीक है, किस स्टेज में है, तो वो दूसरी स्टेज है। तो आप तत्वों की खोज करोगे कि आज तक बनी है और बनानी है तो कैसे बनेगी, ठीक है। फिर परिकल्पनाओं का निर्माण करोगे, मतलब हर चीज़ आप देखोगे उसको कि क्या कैसे लगना है, कैसे बनना है, कितना पैसा लगना है, जितने भी वेज हैं आप हर चीज़ ट्राई करोगे।
ग्रेविटी कैसे हम लोग ग्रेविटी के ऊपर जाएंगे, हर चीज़ पहले आप देखोगे, फिर अप्लाई कर दोगे न्यूटन का लॉ, यहाँ पे अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करोगे, जो भी आपने किया उसका परीक्षण करके फिर सिद्धांत का निर्माण कर दोगे कि नहीं कार ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेज आप याद रखिएगा। प्रश्नोत्तर विधि की बात कर लेते हैं। यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अनुसार शिक्षक इस प्रकार की पाठ्य पुस्तक वस्तु को प्रस्तुत करता है कि बालक सत्य की परख उसके स्वयं आत्मसात कर सके। ठीक है, मतलब ऐसे वो जो क्वेश्चंस रहते हैं, या तो आप ले लीजिए क्वेश्चंस को ऐसे प्रस्तुत करता है, या तो पाठ्य पुस्तक में कोई वस्तु है उसको ऐसे प्रस्तुत करेगा कि बालक जो है खुद से उसको पढ़ के अच्छे से उसको समझ सके, मतलब इंटरेस्ट बढ़ाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे आपने ये देखा भी होगा, अगर कोई अच्छा टीचर है ना तो आपको पढ़ाया भी होगा ऐसे, पहले कोई थोड़ा सारांश दे दिया होगा, बोला चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और वही क्वेश्चन से ही पूछते पूछते वो आंसर निकलवा लिया होगा आपसे, और वो पाठ आपका अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो ये था आपका प्रश्नोत्तर विधि। बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट विधि। इस विधि का मूल अवधारणा जॉन डीवी ने दिया है, जॉन डीवी ने अवधारणा दी है, ठीक है ना, और किलपैट्रिक ने इसका वो किया, कैसे याद है, पबजी प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे ही याद होगा चीज़ें आपको भी, आज ही मैंने भी इसको याद किया है। यह शिक्षण की नवीन विधि है, यह विधि अनुभव केंद्रित है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बालक के सामाजिकरण पर विशेष बल देता है प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, इससे बालक की एक मिनट, तार्किक चिंतन, हाँ तार्किक चिंतन नहीं था, तार्किक चिंतन आप लोग कर लेना, अन्वेषण शक्ति बढ़ती है, इससे बालक की शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ठीक है, अभी कैसे होगा, प्रोजेक्ट विधि का आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप लोग के यहाँ टीचर्स डे होने वाला है, और आपको या तो आप टीचर्स डे ले लीजिए, और आपको कोई कार्यक्रम करना है, ठीक है, मेले टाइप का कुछ लगाना है आपको स्कूल में। तो पहले आप तो टीचर और स्टूडेंट बैठ के पहले वाद विवाद करेंगे। ठीक है, तो टीचर्स को पता चलेगा वाद विवाद से कि नहीं हम ऐसे कर सकते हैं इन चीज़ों जिसमें छात्रों को इंटरेस्ट है। तो फिर परिस्थिति के हिसाब से आप सबको अपॉर्चुनिटी देंगे, मतलब कि इस एज का लड़का जो है ये कर सकता है। ठीक है, या तो ये इसमें इंटरेस्ट रखता है, ये कर सकता है, और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए भैया ठीक है, योजना के फिर एग्जीक्यूटेड मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप लोग सबको दे दिए, ये आपका फाइनल काम है। ठीक है, अब योजना के उद्देश्य एवं चयन करेंगे कि क्या उद्देश्य है उसका आप चयन करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे और कार्य लेखा देंगे लास्ट में। कार्य लेखा मतलब किसने अपना काम कितने अच्छे से किया, किसमें क्या कहाँ आउटकम्स रह गई, क्या दिक्कतें रहीं, और किसने बहुत बेस्ट किया। ठीक है, बात कर लेते हैं उपनाम की। तो योजना और प्रयोजना विधि इसके उपनाम है। वैज्ञानिक विधि कुछ खास नहीं था इसमें, इसलिए नहीं लिखा कुछ मैंने, आपसे पूछेगा भी नहीं। मतलब समस्या समाधान विधि, प्राचीन जनक इसके सुकरात साहब है, और आधुनिक है जॉन डीवी साहब। ठीक है, यह विधि कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित है, समस्या समाधान विधि। ठीक है, अब इसके भी स्टेप्स हैं, आइए देख लेते हैं। पहले समस्या की पहचान करेंगे, आपकी क्या समस्या है। ठीक है, फिर परिकल्पना निर्माण करेंगे, मतलब जांच एवं परीक्षण के लिए कि भैया ये है समस्या तो आखिर क्यों है। ठीक है, प्रयोग द्वारा परीक्षण करेंगे, फिर आप विश्लेषण करेंगे, और फिर समस्या के निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे कि आखिर ये समस्या क्यों हुई है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको कोई छात्र में ही कोई अगर परेशानी आ रही है तो टीचर क्या करेगा, पहले पता करेगा कि आखिर इसके, जैसे एक छात्र का नंबर कम आया तो टीचर पता करने की पहले कोशिश करेगा कि आखिर उसका नंबर कम आए क्यों, पता चला उसकी किसी विषय में कमज़ोर है। ठीक है, तो परिकल्पना निर्माण करेगा, जांच एवं परीक्षण करेगा, मतलब क्यों, आखिर ऐसा क्यों है कि उसके जो है इस विषय में वो कमज़ोर है, जो कि और विषयों में उसका अच्छा नंबर आ रहा है। तो फिर उसके बाद प्रयोग द्वारा परीक्षण करेगा, मतलब फिर वो खुद से देखेगा कि नहीं इसका विषय ये बिल्कुल सही कमज़ोर है, या तो फिर उसमें पढ़ता है या तो शैतानी करता है। फिर विश्लेषण करेगा, अलग अलग जो उसकी मतलब दिक्कतें आई रही होंगी उसका विश्लेषण करेगा कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हाँ इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर समस्या के निष्कर्ष तक पहुँचेगा, फिर निष्कर्ष लास्ट में तो निष्कर्ष तक पहुँचेगा ही, फिर उसका कुछ उपचार करेगा। ठीक है, अब ये मैंने विकास क्यों लिखा, अच्छा हाँ, इसमें किस किस चीज़ का विकास होता है आइए देख लेते हैं। मानसिक शक्तियों का चिंतन, मनन, तर्क, निर्माण, इन चीज़ों का विकास होता है वैज्ञानिक विधि से। ठीक है,
यह विद्यार्थी में पूर्वग्रह को भंग करता है, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। पूर्वग्रह मतलब नहीं यार हम कुछ नहीं कर सकते, या तो फिर नहीं यार कुछ होगा नहीं हमसे, इस चीज़ को ये भंग करता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में हेल्प करता है। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी टीच में समस्या समाधान के 11 चरण बताए हैं। अब इसमें आपको दो चीज़ पता चली, हाउ वी टीच किसकी है, हमारे जॉन डीवी साहब की है, जिनको मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, और इन्होंने 11 चरण बताए हैं। अब इकाई उपागम विधि, ठीक है, यूनिट सिस्टम विधि भी इसी को कहा जाता है। इसमें क्या था, 1920 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ खंडों में बांटकर यूनिट बना ली जाती है और उनके अनुसार उपलब्धियों का समावेशन कर छात्रों को अध्ययन कराया जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, या तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है, पहले उनको आज के चैप्टर्स ऐसे ही तो रहते हैं, स्मॉल चैप्टर्स में डिवाइडेड रहते हैं, और फिर आपके पूर्व ज्ञान के हिसाब से उसी को बेस बना के फिर छात्रों को अध्ययन कराया जाता है। ये है आपका इकाई उपागम विधि, ठीक है। आगमन विधि बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हर इसके बारे में तो अच्छे से ही पढ़े हो, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पहले उदाहरण फिर सिद्धांत आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है। प्रायः इसे थकान वाली शिक्षण विधि कहते थे क्योंकि उसमें बहुत डीप में जाके पढ़ाया जाता है। उपनाम की बात कर लें, उपनाम इसके ज़रूरी हैं, उपनाम देख लीजिए। व्याकरण विधि और वैज्ञानिक विधि, बिल्कुल, क्योंकि आपको व्याकरण पढ़ाना होता है तो पहले एग्जाम्पल से ही आप कनेक्ट करके पढ़ाते हो चीज़ें। और वैज्ञानिक है क्योंकि आपको अच्छे जगह, जैसे आपने खोज विधि में पढ़ा, वैज्ञानिक विधि में नहीं, खोज विधि में आप लोगों को अच्छे से पढ़ा, वैज्ञानिक विधि में पढ़ा कि भाई अगर वैज्ञानिक विधि में ऐसे पढ़ना है तो आपको हर चीज़ों को बहुत डीप में जाके पढ़ना होगा, ठीक है, समझ के अच्छे से क्या क्या विकास होता है ये पूछा गया है आपसे। तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, मानसिक शक्ति, यथा आलोचनात्मक और निरीक्षण, इतनी चीज़ों का विकास होता है। अब निगमन विधि की बात कर लेते हैं, पहले नियम फिर उदाहरण, समान से विशेष की, और उसमें कुछ बताने लायक ज़रा था नहीं। बात कर लेते हैं हर्बर्टी विधि की, या तो हिंदी शिक्षण विधि, आप दोनों ले सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं क्या है। इसके अनुसार प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को छोटे छोटे स्वप्नों में बांटकर उसे पूर्व संचित ज्ञान के संबंध में पढ़ाया जाए तो छात्र उसे अधिक शीघ्रता से सीख सकते हैं या तो ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या है कि जैसे कोई नया ज्ञान बालकों को देना है, ठीक है, तो आप उसके जो पहले आप जानो कि उसका पूर्व ज्ञान कहाँ तक है उस चीज़ से रिलेटेड। अगर कहीं पर रिलेशन मिल रहा है तो आप उस रिलेशन को बना के अच्छे से उसको पढ़ाओगे तो वो चीज़ों को जल्दी से ग्रहण कर सकता है, ठीक है। ये थे आपका हर्बर्टी विधि। अब संवाद विधि, उपनाम देख लीजिए इसके, द्वंद्वात्मक और डायलेक्टिकल विधि, ये दो उपनाम है इसके, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर एवं तर्क चिंतन के आधार पर किसी सत्य की खोज की जाती है। क्या कहा इसका मतलब समझें। कोई भी चीज़ रहा आपसे शुरू कहाँ से करेगा, कोई चीज़ टीचर को जानना है, ठीक है, तो आपसे ऐसे शुरू करेगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टीचर को जानना है कि मछली सांस कैसे लेती है, ठीक है। अब वो शुरू करेगा कि आपके ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, तो आप बताओगे हवा, पानी, खाना। तो पूछेगा हवा में क्या क्या होती है, आप बताओगे फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बोलेगा अच्छा ऐसा, तो मतलब अगर हम लोग पानी में ज़्यादा सांस ले पाएंगे, नहीं, तो भैया तो मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं। देखिए ऐसे ही कर संवाद करते करते वो सत्य की खोज में निकल पड़ता है। मतलब कैसे भी तार्किक चिंतन आप करोगे तार्किक चिंतन, लेकिन सत्य जो है निकल आएगा बाहर, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें, अच्छे से पढ़ाई गई हैं, मैंने अच्छे समझा दिया है। जो चीज़ें पॉइंट में बन सकती थी मैंने ट्रिक्स में लगा भी दी है। फिर से देख लेते हैं मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन कैसे याद रहेगा, प्रोबेल, मतलब जब स्कूल की बेल बजती है तभी जो किंडर मतलब छोटे बच्चे किड हैं वो गार्डन पे जा सकते हैं। खेल विधि की बात करें हम लोग तो हेनरी जो है कोल्डवेल में खेलता है। डाल्टन विधि की बात करें तो हम लोग हेलन, मतलब इसमें क्या हुआ है, हेल में टनों के हिसाब से लोग डाले जाते हैं, क्यों, क्योंकि पाप बहुत कर रहे हैं, ठीक है। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन कहीं घूमने जाने से पहले हम लोग फ़ोटोज़ देते हैं, और फोटो में क्या होता है जो पर्यटन की जगह डिट्टो पेस्ट की जाती है। खोज की बात करें आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तो आप लोग को याद होगा मेरे हिसाब से। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, याद कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो किलपैट्रिक, पी से प्रोजेक्ट, पी से पबजी में हम लोग क्या करते हैं, किल का पैकेज उठाते हैं। वैज्ञानिक विधि की बात करें तो वैज्ञानिक में क्या होता है, स्टेटस गुड होता है वैज्ञानिकों का। समस्या समाधान विधि सुकरात है। सूक्ष्म शिक्षण विधि की बात करें तो कीथ एचिसन है। मूल्यांकन विधि की बात करें तो जे एम राइस है। मूल्यांकन में क्या हुआ है कि जे ने
मूल्यांकन किया है राइस का, तो ये बना मूल्यांकन विधि, ठीक है। इकाई उपागम की बात करें तो मॉरिसन, ऐसे ही चीज़ों को देख लीजिएगा। बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे सारे एक सिद्धांतों को एक साथ लिखेंगे, मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके और लाइन से लेंगे हम लोग, जितने भी हैं उनके सिद्धांत को लेंगे हम लोग, अच्छे से कवर नहीं करेंगे, बस उनके सिद्धांतों को याद करने की कोशिश, पॉइंट्स बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमको ये याद हो जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग कर लो अच्छे से, इसको देख लो। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे 2-3 नंबर का तो आराम से पूछता है वीडियो को लेके, और बाकी कुछ छूटा नहीं, इसमें मैंने हर चीज़ कवर की। लगभग 30 विधियाँ मैंने यहाँ पे लिखी, आप 30 याद कर लेने, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके देन, फिर कल मिलते हैं। राधे राधे।